ये चीज़ें एक्सप्लेन किए थे, सही है कि 100 होगा यहाँ पे, ये 150 होता है, ये इस इक्वेशन से हमारे पास आया है, इसको जो है ना आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 होता है, अब इससे माइनस कर ले तो ये बन जाता है, ठीक है ना। ये हमारे पास हमने ईयर को ह्यूमिडिफाइड कर देना, फिर 100 पे आ जाता है, अलविलाई के पास जब चला जाता है तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो हमारे पास 100 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो 40 होता है। ये हमारे पास वेनस जो ब्लड आती है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो आप देखें तो जो प्रेशर ई वीक से मतलब है वेनस, सही है। तो वेनस जो हमारे पास जो ऑक्सीजन होता है वो 40 होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो 47 होता है, ठीक है। तो जब ये आ जाते हैं तो ये गैस एक्सचेंज हो जाते हैं बाय सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। तो 100 हमारे पास जो यहाँ पे 40 था अब ये 100 हो गया है, जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे 47 था, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया है और ये 40 पे आ गया है, ठीक हो गया है। फिर जब ये एंड ऑफ द कैपिलरी, ये स्टार्टिंग ऑफ द कैपिलरी, ये एंड ऑफ द कैपिलरी है, ठीक है ना। फिर ये जब सिस्टमिक आर्टेरियल पे आ जाता है तो हमारे पास जो आर्टेरियल ऑक्सीजन होता है 95 पे आ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वही जो है ना जहाँ जिस तरह यहाँ पे था इसी तरीके से यहाँ पे। तो अब देखें ना यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड देखें तो यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, ठीक है ना, यहाँ भी सेम। लेकिन जो ऑक्सीजन है वो हमारे पास कम हो गया है 95। वो बेसिकली इसलिए कम हो गया क्योंकि हमारे पास शंट है, ठीक है ना, जो शंट होती है ब्लड फ्लो, इसी वजह से ये हमारे पास वो है ए ग्रेडियंट जिसको बोलते हैं। आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ये कल वाला जो है ना हम थोड़ा बहुत हमने रिवाइज किया। बाकी जो है ना हमने कहा था कि ये जो बोथ गैसेज है ये इक्विलिब्रेट है और इसके लिए हम एक टर्म यूज कर देते हैं, उसको हम कहते हैं परफ्यूजन लिमिटेड, ठीक है ना, अंडर डिफ्यूजन कैपेसिटी। तो आप देखें ना जो एन टाइडल वॉल्यूम ये डिफरेंट है, लेकिन जब आप इन बोथ केसेस का देखते हैं तो ये इक्विलिब्रियम में होते हैं, इक्विलिब्रेट होते हैं, ठीक है ना, बोथ केसेस आर इक्विलिब्रेट। इसके लिए जो टर्म यूज कर देते हैं परफ्यूजन लिमिटेड कर देते हैं। लेकिन जब आप सिस्टमिक आर्टेरियल पे चला जाता है तो वहां पे जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, ठीक है ना, और इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक आपका एक नॉर्मल लंग की हमने बात की। फिर इसके बाद हमने फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा था कि जो डिफ्यूजन गैस होते हैं ये इक्वल होता है एरिया, ए से मतलब एरिया बाई टी मतलब थिकनेस है, ठीक है। तो हमने ये कहा था कि ये जो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस है ये होते हैं कि आप डायरेक्टली रिलेशन है एरिया के साथ। अगर आप एरिया को इंक्रीज कर देते हो तो डिफ्यूजन जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि एक्सरसाइज में ये एरिया इंक्रीज होता है क्योंकि आप कैपिलरी स्ट्रेच हो जाते हैं, डिफ्यूजन जो है ना वो ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन ये अगर आप इस एरिया को आप डिक्रीज कर ले जैसा कि एम्फाइसीमा में, तो फिर ये जो है ना वो डिफ्यूजन जो है ना वो डिक्रीज हो जाएगा। इसी तरीके से हमने थिकनेस के बारे में, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टी जो है ना, ठीक है ना। तो जो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस है। अगर आप थिकनेस को इंक्रीज कर देते हो तो जो डिफ्यूजन है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो, एडीमा हो, ARDS हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये जो डिफ्यूजन है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड मच मोर सॉल्युबल है देन ऑक्सीजन, ठीक है ना। ऑक्सीजन भी सॉल्युबल है, कार्बन डाइऑक्साइड भी सॉल्युबल है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इज मच 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 मोर सॉल्युबल। तो ये आप जहन में रख लें। फिर जो प्रेशर ग्रेडियंट के बारे में हमने बात की P1 माइनस P2, ठीक है ना। तो ये हमारे पास भी डायरेक्टली रिलेशन है डिफ्यूजन के साथ। अगर आप फॉर एग्जांपल कोई सप्लीमेंटल ऑक्सीजन आप दे देते हो पेशेंट को तो जो डिफ्यूजन है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी। तो सप्लीमेंटल ऑक्सीजन में ये डिफ्यूजन इंक्रीज, एल्टीट्यूड में चले डिक्रीज हो जाती है तो आप फिर ये जो डिफ्यूजन है ये भी डिक्रीज हो जाएगा। आप हाई माउंटेनियस एरिया पे चले जाते हो तो वहां पे आपको ये मिल जाता है, ठीक है। तो कल हमने ये किया था। फिर हमने डिफ्यूजन परफ्यूजन के बारे में बात की। गैसेज एक्सचेंज में हमने बात की, डिफ्यूजन लिमिटेड है और परफ्यूजन लिमिटेड है। परफ्यूजन का मतलब होता है ब्लड फ्लो, ठीक है ना। तो जो डिफ्यूजन लिमिटेड है ये मेंटेन रहता है, जबकि परफ्यूजन जो है ना ये नॉट मेंटेन। वो इसलिए क्योंकि अगर आपने परफ्यूजन को इंक्रीज कर देते हो, ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देते हो तो फिर ये, कल हमने इस चीज़ों को किया था। इसका जो बेस्ट एग्जांपल हमने किया था, हमने कहा था कि नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है। तो जब नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ पे आ जाते हैं इनिशियली की 0 होता है तो बाद में फिर जो है ना थोड़ी ये डिफ्यूज हो जाता है। और नाइट्रस ऑक्साइड का हमने एक कैरेक्टरिस्टिक ये पढ़ा था
कि ये जो है ना ये हमारे पास फ्रीली सॉल्युबल होते हैं किसी के ब्लड में। जब ये आ जाता है ना, ये अल्विलाई है, ये आपका आर्टीरियल साइड है, ये आपका वेनस साइड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो हमने कहा था कि किसी के साथ बाइंड नहीं होता है, ना हीमोग्लोबिन के साथ, ना बाकी जो प्लाज्मा में हमारे पास जो प्रोटीन होता है उसके साथ, किसी के साथ ये बाइंड नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसी वजह से जब ये फ्रीली जो है ना डिफ्यूज हो जाता है तो यहाँ पे जो है ना इनिशियली तो जीरो होता है, लेकिन बाद में जब यहाँ पे डिफ्यूज हो स्टार्ट हो जाता है ना तो ये इक्वल हो जाते हैं, तो फिर डिफ्यूजन बंद हो जाती हैं। और अगर हमने इस डिफ्यूजन को इंक्रीज कर देना है तो हम एक काम कर सकते हैं, और हमने वो कहा था कि ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर दो तो जो पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट है वो रिस्टोर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने ये बात की थी। फिर हमने ये ऑक्सीजन के बारे में बात की अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, कि अब ऑक्सीजन जो है ना वो यहाँ पे आया है, इनिशियली लो होता है यहाँ पे ऑक्सीजन, जबकि नाइट्रस ऑक्साइड इनिशियली जीरो होता है, ठीक है। तो हमने ये बात की थी कि यहाँ पे इनिशियली लो, ठीक है ना, ऑक्सीजन, तो फिर बाद में जो है ना हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज हो जाता है, वो यहाँ पे आके ब्लड में, तो वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है, हमने ये बात की थी। तो यहाँ पे इसलिए जो है ना जो हमारे पास जो प्रेशर, जो आर्टीरियल का जो प्रेशर है वो स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा एज कम्पेयर टू नाइट्रस ऑक्साइड, यहाँ पे ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ना तो स्लाइटली इंक्रीज हो गया है। फिर इसके बाद जो है ना अगर आप, हमने कहा था कि ये इक्वल हो जाता है, क्योंकि हमारे पास जो ब्लड आया होता है, जो हीमोग्लोबिन आया हुआ है, उसने ऑक्सीजन को पकड़ लिया है, अब इसको लेके जाना है टिश्यू के पास। तो एक ऐसा वक्त आ जाता है कि एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तो हमने कहा था कि अगर हमने दोबारा इसको जो है ना ये जो डिफ्यूजन है इनको हमने अगर इंक्रीज कर देना है तो हम क्या कर सकते हैं कि ब्लड को जो है ना ज्यादा लेके आओ तो जो डिफ्यूजन है वो ज्यादा हो जाएगी। अनलेस ब्लड फ्लो इंक्रीज, नो मोर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, सही है। तो ये बात कल हमने वैसे की थी। और अगर हमने कहा था कि कुछ कंडीशन है हमारे पास, अगर जैसे कि फाइब्रोसिस है, ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है कि जो फिक्स ला हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है ना, उसमें हमने ये कहा था ना कि जो डिफ्यूजन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू आर्टीरियल अल्विलाई प्रेशर माइनस आर्टीरियल प्रेशर, और ये हमारे पास एरिया ऑफ द डिफ्यूजन है, ठीक है ना। तो हमने कहा था कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप ये चीज को इंक्रीज करोगे तो ये भी इंक्रीज हो जाएगा, और अगर आप इस चीज को इंक्रीज कर देते हो तो ये डिक्रीज हो जाएगा, ये डिक्रीज हो, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो हमने कहा था कि अगर कोई फाइब्रोसिस हो, अब अल्विलाई आपका जो है ना, अब यहाँ पे कोलेजन आके डिपॉजिट हो गए हैं, अब ये जगह जो है ना वो थिक हो गया है, आपने थिकनेस को इंक्रीज कर लिया है। तो जब आप थिकनेस को इंक्रीज कर लेते हो तो यहाँ पे जो अब डिफ्यूजन होगी ना वो कम होगी, क्योंकि आपने एरिया, आपने रास्ते को बंद किया है, बंद तो नहीं किया है लेकिन आपने मोटा किया है, तो अब स्लोली जो है ना वो डिफ्यूज हो जाएगी। इसी वजह से जो है ना यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो जो ग्रेडियंट है वो ज्यादा जो है ना वो मेंटेन होगा और इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो कल हमने इसके बारे में, एम्फाइसीमा के बारे में हमने बात की थी। तो एम्फाइसीमा में क्या है कि आपका जो सरफेस एरिया है, वो जो डिफ्यूजन है वो आपने डिक्रीज किया है, तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमने बात की। फिर हमने ग्राफिकली हमने इसको एक्सप्लेन किया था कि जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो फ्रीली डिफ्यूज हो जाता है, किसी के साथ बाइंड नहीं होता है ना, तो फिर इनिशियली इस तरह जीरो होता है, देखें इनिशियली जीरो होता है, फिर आगे जाके इक्विलिब्रेट हो जाता है, ठीक है ना, इक्वल हो जाता है। और अगर आपने इसको इंक्रीज कर देना है तो आप फिर ब्लड फ्लो जो है ना वो इंक्रीज कर लो ये। फिर इसके बाद में हमने ऊपर जो ऑक्सीजन का, तो ये ग्राफिकली है, ठीक है ना, तो आपने वही चीज है, ठीक है। फिर अगर कोई बीमारी है, मतलब कोई डिजीज है, कोई फाइब्रोसिस है, कोई एम्फाइसीमा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसमें देखें नीचे आ जाएगा। नॉर्मली तो इस तरह होगा, लेकिन जब आप कोई नॉर्मेलिटी आ जाएगी तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में हमने बात की थी, ठीक है। फिर इसके बाद हमने गैसेस एक्सचेंज के बारे में बात की कि जो गैसेस एक्सचेंज होते हैं वो हमारे पास हम गैसेस को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं तीन तरीकों से। वो तीन तरीके क्या क्या है हमारे पास? डिसॉल्व फॉर्म है, बाउंड फॉर्म है और केमिकल मॉडिफाइड फॉर्म है। इन तीन तरीकों से हम गैस को एक्सचेंज कर देते हैं। लेकिन जो ऑक्सीजन है वो दो तरीकों से हम कर देते हैं, एक वो है डिसॉल्व फॉर्म और एक है बाउंड फॉर्म, ठीक है। जो डिसॉल्व फॉर्म है वो 3% है और जो बाउंड फॉर्म है वो 97% है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये 3
तरीकों से, वो एक डिजॉल्व फॉर्म है, एक बाउंड फॉर्म है और एक केमिकल मॉडिफाइड फॉर्म है। जो केमिकल मॉडिफाइड फॉर्म है 92% है और ये जो बाउंड फॉर्म है 5% है, जो डिजॉल्व फॉर्म है वो 3% है। ठीक है ना, कल हमने इस चीज को एक्सप्लेन किया था। ये जो ऑक्सीजन है, जो डिजॉल्व फॉर्म के बारे में हमने बात की कि जो डिजॉल्व फॉर्म होता है ना, डिजॉल्व फॉर्म का मतलब होता है कि ये डिजॉल्व फॉर्म is the gas is responsible for the partial pressure of the partial pressure of the gas। ठीक है ना, तो इसका हमने ये डिफिनीशन हमने किया था और हमने कहा था कि जितना डिजॉल्व फॉर्म आप इंक्रीज कर देते हो तो उतना जो पार्शियल प्रेशर है, आप ये एबीजी लेते हैं ना, जो आर्टिलर ब्लड गैसेस वगैरह आप हॉस्पिटल में देखेंगे, तो बेसिकली वो उस पार्शियल प्रेशर की हम बात करते हैं। ठीक है ना, तो आप जितना ये डिजॉल्व फॉर्म जो है ना ये इंक्रीज कर देते हो ना, ज्यादा कर देते हो, तो इसका मतलब है कि आप पार्शियल प्रेशर को इंक्रीज कर देते हो। और आप डिजॉल्व फॉर्म को डिक्रीज कर देते हो तो इसका मतलब है कि आप पार्शियल प्रेशर को कम कर देते हो। ठीक है ना, तो इसके बारे में हमने बात की। तो डिजॉल्व फॉर्म, फिर हमने कहा था कि ये जो ऑक्सीजन हम बाउंड फॉर्म में तकरीबन 97% जो है ना हमारे पास बाउंड फॉर्म होता है। ठीक है ना, तो वो हमने कल एक्सप्लेन किया था कि हीमोग्लोबिन किसके साथ हम बाइंड कर देते हैं ऑक्सीजन को, तो हमने कहा था कि हीमोग्लोबिन के साथ। फिर हीमोग्लोबिन का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, हीम और ग्लोबिन है, हीम प्रोटोफोरपायरिन है, ग्लोबिन जो है ना प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। इसमें हमारे पास जो है ना 2 अल्फा चेन होते हैं, 2 बीटा चेन होते हैं, वो एडल्ट में होता है, और जो बच्चों में होता है वो 2 अल्फा होता है और 2 गैमा होता है। कल ये सारी चीजें हमने बड़ी डिटेल के साथ हमने किए थे। ठीक है ना, दोबारा मैं आप लोगों को रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, तो वही हीमोग्लोबिन है। ठीक है ना, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। हमने कहा था कि ये प्रोटोफोरपायरिन है ना, इसके दरमियान में जो है ना हमारे पास आयरन होता है, यहाँ पे भी आयरन मौजूद होता है। ठीक है ना, यहाँ पे आके ये जो आयरन है ये फेरस फॉर्म में होता है, यानी Fe+2 शक्ल में होता है। ठीक है ना, Fe+2, Fe+3 में नहीं, सही है, वो फेरिक फॉर्म है जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमने पढ़ा था, वहां पे Fe+3 था। ठीक है, यहाँ पे Fe+2 है। सही हो गया है। तो ये हमारे पास आयरन के बारे में हमने कहा था। और यहाँ पे अगर ये Fe+3 है यहाँ पे, जिसको हम मेथ हीमोग्लोबिनीमिया बोलते हैं, जो नाइट्रस ऑक्साइड जो है ना वो Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब ये Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा तो ऑक्सीजन यहाँ पे बाइंड नहीं होगा। ऑक्सीजन सिर्फ फेरस फॉर्म में, अगर आपके पास आयरन फेरस फॉर्म में हो, Fe+2 में हो, तब जाके आपके पास ऑक्सीजन बाइंड होगा। अदरवाइज अगर ये फेरिक फॉर्म में हो, यानी Fe+3 फॉर्म में हो, जैसे कि बुक वालों ने लिखा हुआ है, तो फिर ये ऑक्सीजन इसके साथ बाइंड नहीं होता है। इसलिए जो हमने साइनाइड की पॉइजनिंग के बारे में हमने पढ़ा था ना, तो ये वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वहां पे Fe+3 था, तो इसी वजह से जो है ना वो Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट कर देता है। और नाइट्रस ऑक्साइड जो है ना, इसको हम मेथ हीमोग्लोबिनीमिया बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये हमने पढ़ा था। फिर इसके बाद जो है ना हमने ऑक्सीजन डिसोसिएशन कब हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो ऑक्सीजन की जो एफिनिटी है, अगर फॉर एग्जांपल ये प्रोटोफोरपायरिन के बारे में हमने बात की ना, वो जो रिंग था ऊपर, ठीक है ना, मैं सिंपली यहाँ पे वो कर देता हूँ, ड्रा कर देता हूँ। ठीक है ना, तो ये Fe+2 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 सीट होते हैं। ठीक है ना, 4 सीट होते हैं इसी तरीके से। अब यहाँ पे ऑक्सीजन जो इसका जो पहला सीट है, यहाँ पे एफिनिटी ज्यादा होती है, तो पार्शियल प्रेशर की जरूरत नहीं होती है, तो ऑक्सीजन आके यहाँ पे सीधा बैठ जाता है। फिर हमने कहा था कि अगर वो सेकंड पे आ जाता है तो पार्शियल प्रेशर का होना तकरीबन 25 हमारे पास होना चाहिए पार्शियल प्रेशर। तो जब 25 होगा तो यहाँ पे हम फिर कहेंगे कि जो हमारे पास हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन है वो 50% कंसंट्रेटेड हो गया है। फिर इसके बाद हमने थर्ड वाला हमने बात की कि यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर होगा वो तकरीबन कितना होना चाहिए, 60%। तो 60 mmHg हो, सॉरी नॉट परसेंट, 60 mmHg हो, mmHg हो, 60 mmHg। तो फिर जो है ना हमारे पास जो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन वो 75% है। और फिर जब यहाँ पे हमारे पास वो 60% हो जाए, सॉरी मैं ये थोड़ा सा ये 40 है नॉट 60, थर्ड पे 40 mmHg, यहाँ पे 25 mmHg। ठीक है ना, ये कल हमने किए थे, मैं दोबारा करवा रहा हूँ, यहाँ पे 60 mmHg। ठीक है ना, तो हेमोग्लोबिन अगर ये 40 mmHg है तो ऑक्सीजन आके थर्ड साइड पे जो है ना वो बाइंड हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर ये 60 mmHg पार्शियल प्रेशर अब जो है ना वो 60 mmHg है तो ऑक्सीजन आके, अब हम कहेंगे कि हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है वो 100% सैचुरेटेड हो गया है। तो इसी वजह से हमने फिर ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कब हमने पढ़ा था, फिर हमने कहा था कि हमारे पास राइट साइड पे, ये राइट साइड है,
ये लेफ्ट साइड है आपके पास, सही है। फिर हमने कहा था कि शिफ्ट होती है, आपका जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है राइट साइड पे आ जाता है या लेफ्ट साइड पे चला जाता है, ठीक है ना। तो अगर राइट साइड पे आ जाता है तो हमने कहा था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो इंक्रीज, पीएच डिक्रीज होगा तो फिर राइट साइड पे आएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो राइट साइड पे आएगा। 2-3 बीपीजी या डीपीजी जो है ना वो इंक्रीज हो तो फिर राइट साइड पे आ जाएगा। हमने कहा था कि राइट साइड पे इसलिए ये आता है क्योंकि आपकी जो एफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन विल डिक्रीज, दिस कर्व फिर राइट साइड पे आ जाएगा, हमने ये बात की थी। और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ना वो डिलीवर करवाएगा कहाँ पे, टिश्यू लेवल पे। आपका जो है ना वो ऑक्सीजन की जो डिलीवरी है वो टिश्यू लेवल पे वहाँ पे डिलीवर करवाएगा, तो जो शिफ्ट है वो राइट साइड पे आ जाएगा, सही है। और ये हमने हमने बात की थी। और हमने टेम्परेचर के बारे में बात की थी कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, जैसे कि फीवर जिसमें भी हो, जिस कंडीशन में भी हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मलेरिया हो, डेंगू फीवर हो, जिसमें आपका पास टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो आपके पास ये जो जो ग्राफ है ये राइट साइड पे आ जाएगा, ठीक है। कल हमने पढ़ा था ये। और ये इस सब चीज को उल्टा कर लो तो ये चीज जो है ना वो लेफ्ट पे चला जाएगा, ठीक है ना, एक्सेप्ट ये पीएच, ठीक है ना। अब इस सब में ये इंक्रीज है, सिर्फ पीएच डिक्रीज है। इन सब में ये सारे डिक्रीज है एक्सेप्ट पीएच इंक्रीज है, ठीक है ना। फिर हमने यहाँ 2-3 बीपीजी के बारे में हमने बात की कि हमने कहा था कि जो माउंटेनियस एरिया में जो लोग रहते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे जो लोग रहते हैं, उसमें 2-3 बीपीजी बहुत ज्यादा होता है। वो इसलिए होता है ना क्योंकि 2-3 बीपीजी ग्लाइकोलाइसिस पाथवे का एक अहम इंटरमीडिएट है जो हमने पढ़ा है। उसमें हमने ये कहा था कि जो 2-3 बीपीजी है ना ये आपके जो ऑक्सीजन जो है ना वो डीलोड करवा देता है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है ना। तो वहां पे हमने इसको पढ़ा था। फिर हमने ये कहा था कि हाई एल्टीट्यूड में 2-3 पीपीजी उन लोगों में ज्यादा होता है, वो इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है और ऑक्सीजन ये हेल्प कर देते हैं ताकि ऑक्सीजन जो है ना वो डीलोड करवाएं। तो इसलिए जो माउंटेनियस एरिया में लोग रहते हैं उसमें ये 2-3 पीपीजी ज्यादा होता है, ठीक है ना। वो इसी वजह से क्योंकि ऑक्सीजन को डीलोड करवाएं, ये हमने कहा था। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के बारे में हमने बात की थी कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है ये मोर लाइक 250 लाइक ग्रेटर देन 250 इतना टाइम ज्यादा आपका जो है ना ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए आपका बुक वालों ने मेरे ख्याल से 200 टाइम लिखा हुआ है, लेकिन ज्यादा कुछ लोग कहते हैं कि 250, लेकिन आप जो बुक में लिखा है उसी को याद रखें कि 2 टाइम्स इट्स एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो इतना ज्यादा है हमारे पास, तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो जाती है फिर ये, ठीक है ना। तो शब्द जो कर्व है वो लेफ्ट साइड पे फिर हमारे पास लेफ्ट साइड पे चला जाएगा और फिर राइट साइड पे इक्वल आ जाएगा। देखें लेफ्ट साइड पे चला गया, सही हो गया लेफ्ट साइड पे, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो है ना, हाँ अब जैसे कि हमने ऑक्सीजन के बारे में हमने बात की, ये बाउंड पाम हीमोग्लोबिन और ये चीजें हमने की, कल हमने किया था, ठीक है ना। आज का जो टॉपिक है वो इस कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, ठीक है ना, कि ये हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो टिश्यू में, जैसे कि फॉर एग्जांपल टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे जनरेट हो गया है, ठीक है ना। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड उस टिश्यू से लेके ऑक्सीजन में हमने लेके आना है, वहां से हम इसको किस तरह पकड़ के लेके आते हैं आरबीसी ने और लंग्स में लेके आके और फिर बाहर हम निकाल लेते हैं। वो कैसे, वो ऐसे, ठीक है ना। वही आपके पास आरबीसी है, ठीक है ना। तो आपके पास अब टिश्यू में जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया है, जनरेट हो गया है। फिर ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास प्लाज्मा में आएगा। ये आज का नया टॉपिक है, सही है, जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट है। फिर इसके बाद जैसे ये आएगा तो आरबीसी में ये सिंपली डिफ्यूजन होती है हमारे पास, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिफ्यूज हो जाते हैं और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के अंदर आया टिश्यू लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, सही है। टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुआ, प्लाज्मा में आया, प्लाज्मा से आरबीसी में आया, आरबीसी में आया। तो जैसे आरबीसी में आया कार्बन डाइऑक्साइड के पास के साथ जो है ना H2 हमने ऐड किया, और जैसे इसको हमने ऐड किया तो हमारे पास आरबीसी में एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं कार्बनिक एनहाइड्रेस, ठीक है ना। ये कार्बनिक एनहाइड्रेस इस CO2 प्लस H2O को करवाएगा और इससे बाइकार बनाएगा, H2CO3 बनवाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो है ना ये हमारे पास इससे हम एक हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं
और प्लस HCO3 कर देते हैं। ये हाइड्रोजन हमने हीमोग्लोबिन का दे दिया है, ठीक है ना, और ये HCO3 जो है ना वो हम फिर बाहर निकालेंगे, ठीक है ना, बाहर निकालेंगे और क्लोराइड जो है ना वो अंदर आएगा। इसको हम कहते हैं कि आप एक नेगेटिव आयन जो है ना बाहर निकाल लेते हो और एक क्लोराइड पे भी नेगेटिव आयन है वो अंदर लेके आते हो, इसको हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। बुक वालों ने भी क्लोराइड शिफ्ट के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो जाते हैं टिश्यू में, फिर आपके पास वेनस प्लाज्मा में आ जाता है, उधर से आरबीसी को पकड़ लेते हैं। अब आरबीसी जो है ना जैसे उसने पकड़ लिया, ठीक है ना, इससे हमने ये रिएक्शन हुआ, H2CO3 बना हमारे पास। फिर हमने क्या किया कि ये जो हाइड्रोजन है, ये इससे एक हाइड्रोजन हमने इससे निकाला है, इस H2CO3 है ना, तो इस हाइड्रोजन को हमने H प्लस HCO3 में किया, हाइड्रोजन हम हीमोग्लोबिन का दे देते हैं, और ये जो HCO3 है फिर हम ये बाहर निकाल लेते हैं। और क्योंकि हमने एक नेगेटिव आयन को बाहर निकालना है तो हमने क्या करना है कि आरबीसी के अंदर जो, क्योंकि हमने नेगेटिव आयन को बाहर निकालना है ताकि हमारे पास अंदर वाला माहौल भी थोड़ा सा इक्वल रहे, तो हम क्या कर देते हैं कि इस क्लोराइड को अंदर लेके आते हैं, इसको हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है ना। अब हमारे पास ये जाके फिर क्या करेगा, HCO3 बाहर निकल गया। अब ये पूरा जो ये वाला सिस्टम है ये उल्टा हो जाएगा। ये आपके पास टिश्यू लेवल में हुआ। अब लंग्स में जो है ना, जैसे कि अब आरबीसी लंग्स के पास चला गया, अब ये जो पूरा रिएक्शन है ये उल्टा हो जाएगा। जैसे कि हमने इधर से चला है, अब ये उल्टा हो जाएगा और फिर बाहर निकलेगा, ठीक है ना। तो ये HCO3 हमने बाहर निकाला, ठीक है। अब ये HCO3 जो है ना अब दोबारा टिश्यू लेवल में ये हुआ। अब लंग्स में फिर क्या होगा कि ये पूरा रिएक्शन उल्टा हो जाएगा और लंग्स से बाहर ये CO2 फिर निकलेगा और लंग्स में आएगा और लंग्स से फिर बाहर निकलेगा। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं दोबारा इस रिएक्शन को दोबारा कर देता हूँ, आरबीसी को मैं यहाँ पे बल्कि इधर ड्रा कर देता हूँ, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ। ये आपके पास, ये फॉर एग्जांपल एक मिनट, ये आपके पास आरबीसी है, ठीक है ना। अब ये जो है ना आपके पास लंग्स में आ गया है, ठीक है ना, तो वही HCO3 है हमारे पास, ठीक है ना। अब ये HCO3 उधर से बाहर निकला था ना, क्लोराइड शिफ्ट, क्लोराइड अंदर चला गया था और HCO3 बाहर निकला था। अब ये HCO3 अब लंग्स में अब ये दोबारा एंटर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे दोबारा एंटर हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन खड़ा होता है, ठीक है ना, इसके साथ दोबारा जो है ना वो क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा इस HCO3 के साथ, और इससे हम बनाएंगे दोबारा वही चीज, सही है, H2CO3, ठीक है ना। फिर इसके बाद वो कार्बनिक एनहाइड्रेज आएगा HCO3, सही है, H2CO3, ठीक है। फिर वो कार्बनिक एनहाइड्रेज आएगा, इसको दोबारा वो हम करेंगे, ठीक है ना, तोड़ेंगे और इससे CO2 प्लस H2O ऐसा, ठीक है ना। फिर ये जो CO2 है बाहर निकलेगा लंग्स। तो देखिए आरबीसी में जिस तरह हमने यहाँ पे हमने बात की ना, ये वाला, ठीक है ना, कि आपके पास टिश्यू में ये बना, फिर आया, यहाँ पे हमने निकाला, फिर दोबारा जब ये आरबीसी लंग्स के पास चला जाता है, ये पूरा रिएक्शन टोटल उल्टा हो जाता है और फिर जाके इससे CO2 जो है ना वो बाहर निकल देता है लंग्स में, ठीक है ना, और लंग्स से फिर बाहर निकल जाता है। तो इसी तरीके से आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम इसी तरीके से हम ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, सही है। और ये ज्यादा 90% इसको हम कहते हैं केमिकल मॉडिफाइड फॉर्म, या केमिकली जो इन लोगों ने लिखा हुआ है HCO3, इन लोगों ने क्या नाम दिया है, HCO3 फॉर्म, हाँ सही है। ये बिल ज्यादा मेजर फॉर्म है, इन लोगों ने 90% लिखा है, लेकिन ज्यादातर लोग कहते हैं कि ये 92% होते हैं, सही है, ज्यादा अथॉरिटीज यही कहते हैं। बुक वालों ने 90% लिखा है, लेकिन मैंने यहाँ पे 92 लिखा हुआ है, ठीक है ना, लेकिन क्योंकि ज्यादा अथॉरिटीज यही कहते हैं कि 92% होता है, सही है। तो ये हमारे पास ना कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह ट्रांसपोर्ट होते हैं, ऑक्सीजन किस तरह ट्रांसपोर्ट होते हैं टिश्यू में, ठीक है ना, और टिश्यू से फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है तो वो लंग्स, वहां पे हम आरबीसी को किस तरह देते हैं, फिर आरबीसी में जो है ना वो फिर जब वहां से पकड़ के लेके आते हैं लंग्स के पास और फिर बाहर निकाले, तो पूरा यही तरीका हमारे पास चला जाता है, ठीक है ना। तो इसको हमने बात की। फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन है, इसको कहते हैं वेंटिलेशन, और एक है हमारे पास परफ्यूजन।
वेंटिलेशन के लिए हम वी यूज कर देते हैं, परफ्यूजन के लिए हम क्यू यूज कर देते हैं। वेंटिलेशन जो है ना, हमारे पास जो अमाउंट ऑफ गैस है जो अल्विलाई में चला जाता है उसको हम कहते हैं वेंटिलेशन। परफ्यूजन क्या है कि जो अमाउंट ऑफ ब्लड है अल्विलाई की तरफ चला जाता है उसको हम कहते हैं परफ्यूजन, ठीक है ना। तो ये वेंटिलेशन, परफ्यूजन। अब ये जो हमारे पास जो सर्कुलेशन है, जैसे कि मैंने इस बुक में भी ये वाला डायग्राम मैंने ना अपने बुक में बनाया है, बेसिकली इधर मैंने मेरे पास है इधर, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने बना। तो ये एग्जैक्टली यही फोटो मैंने यहाँ पे लगाया है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा हमारे पास कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास क्या है, हमारे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में अगर हम बात करें, हाँ, पल्मोनरी सर्कुलेशन से पहले हमें पता होना चाहिए जो प्रेशर है हमारे पास जो पल्मोनरी सर्किट में, यहाँ पे जो प्रेशर है वो लो होगा, जो बुक वालों ने लिखी है, ठीक है ना, लो है एज कंपेयर टू बाकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन। जैसा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो पल्मोनरी प्रेशर है ये 15 है, तो बहुत लो है, मच लोअर है। जबकि इयोटा में अगर आप देखें तो वहां पे हमने पढ़ा था ना हार्ट में, कार्डियोलॉजी में, कि 100 होता है। तो आप इस दोनों को कंपेयर करें कितना कम होता है। इसी तरीके से रेजिस्टेंस भी कम होता है पल्मोनरी सर्किट में एज कंपेयर टू सिस्टेमिक सर्किट, ठीक है। तो ये चीजें हमने किए थे। फिर हमने कहा था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है हमारे पास पल्मोनरी ब्लड फ्लो की, अगर ये पास आपके पास जो है ना सिंपल सर्कुलेशन है, ठीक है ना, सॉरी सिंपल लंग है हमारे पास, हमने ये कहा था, बुक वालों ने ये लिखा हुआ है कि इसमें हमारे पास ना जोन 1 होता है, जोन 2 होता है और जोन 3। तो अगर आप जोन 1 की बात करें तो इसमें जो अल्विलाई है ना, आप अल्विलाई देखें ना बड़ा है। जोन 2 में आप देखें तो अल्विलाई ऊपर वाले से थोड़ा सा कम है। जोन 3 में देखें अल्विलाई यहाँ पे बहुत कम है। अब यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे ये वेनस, ये इसको हम कहते हैं वेनस प्रेशर, सही है, ये वेनस प्रेशर है। ये जो ए है हमारे पास ए, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो प्रेशर अल्विलाई में जो प्रेशर होगा, जो बिग ए बुक में जो पी बिग ए लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है कि ये अल्विलाई का प्रेशर बता रहा है, और जो स्मॉल ए है हमारे पास, ये हमारे पास आर्टीरियल का प्रेशर बता रहा है, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। और ये जो वी है ये हमारे पास हमको वेनस प्रेशर बताता है, ठीक है। तो अब देखें, हम ऑलरेडी जिस तरह के हमने पढ़ा था कि जो लंग्स में आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और वेन में जो है ना वो फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ चला जाता है, ठीक है ना। तो थोड़ा यहाँ पे हमारे पास उल्टा है। बाकी सिस्टमिक सर्कुलेशन में हम क्या कर देते हैं कि आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है और वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, लेकिन यहाँ पे जो है ना वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, ठीक है ना। तो ये हार्ट के पास फिर आ जाता है। अब देखें कि यहाँ पे जो प्रेशर होगा अल्विलाई में वो ग्रेटर देन आर्टीरियल प्रेशर होगा, ठीक है ना। यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू ए देन वेन। फिर इसके बाद यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो ज्यादा हो जाएगा, देखें, क्योंकि यहाँ पे कम हो गया है ये अल्विलाई। तो देखिए जो अल्विलर प्रेशर है, आर्टीरियल प्रेशर है, वो क्या है हमारे पास ज्यादा हो गया है एज कंपेयर टू अल्विलाई का प्रेशर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बुक वालों ने लिखा है कि अल्विलर प्रेशर ऊपर वाला ग्रेटर देन आर्टीरियल प्रेशर देन वेनस प्रेशर। फिर इसके बाद यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा आर्टरी में, ठीक है ना। तो आर्टीरियल प्रेशर ग्रेटर देन अल्विलर प्रेशर देन वेनस प्रेशर। फिर इसके बाद यहाँ पे जो प्रेशर, क्योंकि अल्विलाई कम हो गई है, तो यहाँ पे जो आर्टीरियल प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा ग्रेटर देन वेनस प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा और अल्वेलर प्रेशर बिल्कुल लास्ट में आ जाएगा। तो इसी वजह से इन लोगों ने लिखा है कि अल्वेलर प्रेशर इज ग्रेटर देन वेनस प्रेशर देन आर्टीरियल अल्वेलर प्रेशर, सही है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है इन लोगों ने जो लिखा है बुक में, जो लिखा है जोन 1, जोन 2 और जोन 3 में, ठीक है ना। फिर हाँ, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वो है हमारे पास, वो क्या है कि वही चीज है, ठीक है ना। अब हमारे पास देखें जो ऊपर वाला है, यहाँ पे देखें, अब गैस यहाँ पे ज्यादा आएगा ना, क्योंकि ये ऊपर है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे ज्यादा होगा, ठीक है ना। और जो ब्लड यहाँ पे जाएगा वो कम जाएगा, वो इसलिए क्योंकि ड्यू टू ग्रेविटेशन की वजह से, हमारे पास ग्रेविटेशन जो फोर्स है उसकी वजह से यहाँ पे जो वेंटिलेशन होगा वो डिक्रीज होगा, जो ब्लड फ्लो होगा वो भी डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ब्लड फ्लो कम आ रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अब यहाँ पे जो वेंटिलेशन होगा, जो गैस की, जैसे ऊपर हमने वेंटिलेशन की बात की ना, कि वेंटिलेशन का क्या मतलब होता है,
ठीक है ना, अमाउंट ऑफ गैस गोइंग इनटू द अल्विलाई, सही है। तो जो वेंटिलेशन होगा वो भी डिक्रीज होगा क्योंकि ब्लड कम आ रहा है, ठीक है ना। तो इसी वजह से यहाँ पे ब्लड कम आ रहा है और वेंटिलेशन भी कम है, ठीक है ना। अगर आप ये एपेक्स, इसको ऊपर वाला इस जोन 1 को लंग्स की एपेक्स है, ठीक है ना, और ये बेस है, नीचे वाला बेस है, ठीक है ना। अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें, इसके साथ, तो यहाँ पे जो ब्लड होगा वो ज्यादा आएगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल की वजह से, तो यहाँ पे ब्लड ज्यादा होगा, ठीक है ना। और जो वेंटिलेशन है वो भी ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे ब्लड बहुत ज्यादा आता है एज कंपेयर टू वेंटिलेशन, ठीक है ना। तो ये वाला जो डायग्राम है ये बहुत वो है, ठीक है ना, जो बुक वालों ने दिया है आप लोगों के पीआरएस में, ठीक है ना। तो वो ये है, इन लोगों ने कहा कि जो एपेक्स है यानी जोन 1 है और जोन 3 बेस में, ठीक है ना। अब इन लोगों ने कहा क्यों, क्यों का मतलब होता है ब्लड फ्लो, वी का मतलब होता है वेंटिलेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे ब्लड फ्लो जो है ना कम आता है, तो जो वेंटिलेशन है जाहिर सी बात है वो भी कम होगी, लेकिन यहाँ पे ब्लड बहुत ज्यादा कम आता है। लेकिन एक बात है कि ऑक्सीजन जो है ना वो ज्यादा होता है, क्योंकि ये बहुत ऊपर है ना, जाहिर सी बात है वहां पे ऑक्सीजन पहले आएगा और ज्यादा आएगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जाहिर सी बात है ब्लड कम आएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कम आएगी ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कम है, ठीक है ना। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना वो भी कम है, ठीक है ना। तो जो अब यहाँ पे जो वी क्यू का जो रेशो है वो इंक्रीज हो जाएगा, वो इसलिए हाई होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए ब्लड कम आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम आ रहा है और ऑक्सीजन ज्यादा है, लेकिन अब जो गैसेस की जो एक्सचेंज है ना वो ज्यादा हो जाएगी क्योंकि टाइम मिल रहा है, तो इसलिए जो वी क्यू है वो इंक्रीज है, ठीक है। अगर हम अब बेस की बात करें जोन 3 की, यहां पे ब्लड ज्यादा आ रहा है, ठीक है, वेंटिलेशन भी ज्यादा है, लेकिन यहां पे ऑक्सीजन कम है और कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, ऑक्सीजन कम है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ज्यादा है, क्योंकि ब्लड ज्यादा आ रहा है, ब्लड ज्यादा आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा आ रहा है। अब अगर इसकी हम वी क्यू रेशो अगर हम देखें तो इसमें डिक्रीज होती है, वो डिक्रीज इसलिए होती है कि हमारे पास ब्लड तो आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा आ रहा है, लेकिन ऑक्सीजन कम है, इसलिए यहाँ पे लो वी क्यू जो है ना वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि गैस जो एक्सचेंज है वो डिक्रीज हो गई है, तो इसलिए जो वी क्यू है वो डिक्रीज। अब इन दोनों के दरमियान जो रेशो आएगी उसको हम जोन 2 कहेंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पल्मोनरी ब्लड फ्लो में क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो ये सिंपल सिंपल बहुत सिंपल। अब अगर इसमें कोई डिफेक्ट आ जाए, ठीक है ना, जैसे कि नॉर्मल, अभी हमने दोबारा भी इन चीज को एक्सप्लेन किया जो कल वाला काम था, ठीक है ना। हमने कहा था कि 100 mmHg होता है अल्विलाई में जो प्रेशर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 40 है, तो ये ऊपर वाला जो हमने इस चीज को एक्सप्लेन किया था कल भी और आज भी हमने दोबारा इनको किया है, रिवाइज किया है, वही चीज है, ठीक है ना। तो नॉर्मल अगर आपके पास ये अल्विलाई है, ये ब्लड सर्कुलेशन है, नॉर्मली जो वी क्यू है ना ये 80% होता है, यानी 0.8, ठीक है ना। कहते हैं कि 100%, लेकिन हम जमीन पे रहे हैं, हर कोई 100% नहीं हो सकता है ना, इसलिए तो हम 80 लेते हैं, सही है। तो जो वी क्यू है नॉर्मली हमारे पास 0.8 होता है, ये जहन में रख लें, ठीक है ना। अब अल्वीलर प्रेशर जो है ना वो 100 mmHg ऑलरेडी हमें पता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है अल्वीलर का, जो बिग ए है ना, अल्विलाई का हम कहते हैं, तो वो 40 है, जैसे कि ऊपर हमने कहा। जो आर्टीरियल ऑक्सीजन है वो 100 है, जैसे कि हमने ऊपर एक्सप्लेन किया। और जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो आर्टीरियल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 40 है, ठीक है ना, जैसे कि ऊपर हमने यहाँ पे इन चीज को एक्सप्लेन किया। ये यही चीज है, बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज है वहां पे नॉर्मल, सही है। अब अगर फॉर एग्जांपल यहां पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, तो गैस यहां पे आएगी, नहीं आएगी यहाँ पे गैस, क्योंकि जाहिर सी बात है अब वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हुए तो गैस यहाँ पे नहीं आ सकती है, तो यहाँ पे जो वी क्यू होगा वो 0 होगा। अब जब अल्विलाई पे हमने ऊपर बात की कि वहां पे 100 था, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि गैस तो आ ही नहीं रहा है। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड भी वही होगा। अब लेकिन सर्कुलेशन जो है ना वो नॉर्मल है हमारे पास, तो इसलिए यहाँ पे जो है ना वो जो आर्टीरियल जो कार्बन डाइऑक्साइड है वही 40 होगा, और जो
कार्बन डाइऑक्साइड है वो 46 होगा, ऑक्सीजन 40 होगा और ये 46 होगा, जैसे कि ऊपर यहाँ पे हमने इस चीज को किया, ये वाला एग्जैक्ट यही होगा है 40 और 47, ऑक्सीजन 40, कार्बन डाइऑक्साइड 47, ठीक है ना। फोर्टी एंड 46 या 47 एक ही जैसे, ठीक हो गया। अब क्योंकि सर्कुलेशन तो हमारे पास ठीक है, लेकिन जो हमारे पास जो 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 डिफ्यूजन है, जो गैस की जो वो है वो नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ पे अब आपके पास जो परफ्यूजन है वो ब्लॉक हो या पल्मोनरी एम्बोलिज्म जिसको कहते हैं हुआ हो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ब्लड नहीं आ रहा है, तो जो वीक है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ ये जो चीज है वो हमारे पास तो नॉर्मल है, यहाँ पे तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आपके पास गैस ऊपर से वही एग्जैक्ट ही आ रहा होगा 150, जैसे कि ऊपर हमने बात की नॉर्मल, ठीक है ना, ये 150, ठीक है ना, यही होगा। फिर इसके बाद ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आ ही नहीं रहा है, ब्लड नहीं आ रहा है, तो ब्लड नहीं आ रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगा, तो इसलिए जीरो होगा। और दूसरी बात ये ना, क्योंकि नॉर्मली अल्विलाई में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि अल्विलाई में कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो बाहर निकल जाते हैं, तो जीरो। और यहाँ पे जाहिर सी बात है नहीं होगा, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो एक किस्म की आप लोगों ने जो वीक्यू जिसको बोलते हैं ना मिसमैच, और जो बुक में है वीक्यू डिफेक्ट जिसको बोलते हैं, वो हमारे पास ये आ गया है, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास ये कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग है, ये हम वैसे आप लोग भी खुद पढ़ सकते हैं, बुक में लिखा हुआ है, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ रिस्पायरेशन आज खत्म हो गया है, इसमें जो है ना लोगों के पास 3 दिन है, तो परसों हम टेस्ट कर लेंगे, सही है। इसमें हाँ, हाइपोक्सिया के बारे में थोड़ा सा मैं एक दो पॉइंट कर लूँ। वो हाइपोक्सिया में हमने बात की ना कि हाइपोक्सिया और हाइपोक्सीमिया में क्या फर्क है। हाइपोक्सीमिया उसको कहते हैं कि जब आपके पास ऑक्सीजन ब्लड में ऑक्सीजन कम हो जाए, उसको हम कहेंगे हाइपोक्सीमिया, ठीक है ना। ई आया हुआ, इसका मतलब है कि ब्लड। और हाइपोक्सिया का क्या मतलब है कि आपके जो ऑक्सीजन है वो टिश्यू में डिलीवर जो है ना वो कम हो जाए, उसको हम कहते हैं हाइपोक्सिया, ठीक है ना। तो जब भी आपके पास हाइपोक्सिया हो जाता है तो आपके पास जो किडनी है, किडनी में वहां पे हमारे पास एक वो है एरिथ्रोपोइटिन है, और जिसको कहते हैं हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर 1 अल्फा, ये बुक में लिखा हुआ है, सही है। मैं इधर से ड्रा कर देता हूं, 1 मिनट। ठीक है, देखिए हमारे पास होता क्या है कि जब भी हाइपोक्सिया हो जाता है तो आपके पास एरिथ्रोपोइटिन को कैसे पता चल जाता है कि हमने एरिथ्रोपोइटिन को रिलीज कर देना है, ताकि हमारे पास ऑक्सीजन जो है ना वो एरिथ्रोसाइटोसिस जब हो जाता है, आरबीसी का ज्यादा हो जाना, तो किडनी को कैसे पता चल जाता है, वहां से एरिथ्रोपोइटिन कैसे रिलीज होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास ना किडनी के पास ना ये परफ्यूजन कम हो जाती है, ब्लड फ्लो कम होती है, तो वहां पे हमारे पास ना एरिथ्रोपोइटिन सेल्स होते हैं। वहां पे एरिथ्रोपोइटिन को पता चल जाता है, ठीक है ना, रिस्पांस टू हाइपोक्सिया, क्योंकि हाइपोक्सिया हो जाती है, ऑक्सीजन की डिलीवरी कम हो जाती है, आरबीसी है नहीं, ठीक है ना। तो आरबीसी जब है नहीं, परफ्यूजन कम होगा किडनी के पास, ब्लड फ्लो कम जाएगा, एरिथ्रोपोइटिन को पता लग जाएगा, एरिथ्रोपोइसिस होगी, ठीक है ना। तो जब भी हाइपोक्सिया होगा, एच से मतलब हाइपोक्सिया होगा, तो किडनी को पता चल जाएगा, किडनी को पता चल जाएगा, वहां से ये हमारे पास हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर 1 अल्फा वो प्रोड्यूस करवाएगा, जो बुक में लिखा हुआ है, हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर 1, हाइपोक्सिया एच है, सही है, एच, हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर 1 अल्फा, ये किडनी में, सही है, क्योंकि परफ्यूजन कम हो गई है। जब ये कम हो जाएगा फिर इसके बाद क्या होगा, ये जाके हमारे पास डायरेक्ट जो एरिथ्रोपोइटिन की जो आरएनए है, मैसेंजर आरएनए है, उसको डायरेक्ट सिंथेसाइज कर देते हैं,
तो ये डायरेक्ट जो है ना हमारे पास एरिथ्रोपोइटिन की जो mRNA है, एरिथ्रोपोइट, वो डायरेक्ट सिंथेसाइज करवाएगा, डायरेक्ट। सही है। फिर इसके बाद क्या होगा, हमारे पास डिक्रीज, सॉरी, इंक्रीज एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइटोसिस, एरिथ्रोसाइटोसिस, इन्हीं एरिथ्रोसाइट्स बनेंगे। सही है। तो थोड़ा सा हाइपोक्सिया के बारे में बात हमने की, हाइपोक्सीमा के बारे में बात की, फिर इसके बाद जो है ना जो क्लोराइड शिफ्ट है ये किसको बोलते हैं ये हमने की, कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन किस तरह सारी चीजें हमने की है। आज के लिए इतना ही। और तरसों नहीं बल्कि हाँ 3 दिन बाद हम टेस्ट कर लेंगे इसमें।